गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग शियर स्ट्रेंथ टॉपिक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और करेंगे। पिछले लेक्चर की अगर बात करें तो वहाँ पे हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव किए थे, 22 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। ये उसी का अगला पार्ट है जिसमें हम लोग डील करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कम से कम 40 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव जरूर डील करेंगे, तो इसीलिए उसका नेक्स्ट पार्ट हम डील करने वाले हैं। और आज आपको जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके आईईएस के रहेंगे। किसके रहेंगे? आईईएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन रहेंगे। तो अब हम डील करना शुरुआत करते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक क्लास इस पे होगी कन्वेंशनल, मेंस के क्वेश्चन कराएंगे 6-7 क्वेश्चन अच्छे, ठीक है, जो कि आपके आईईएस, सिविल सर्विसेज हर एग्जाम के हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीड करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। अब 1 से ही लिखना शुरू करेंगे बिकॉज वहाँ पे हमने क्या किया था, चीज़ों को आपको बताया जब था तो आपने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया था। अब इसको 1 से स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा नंबर बड़े नहीं लिखेंगे कि 23-24 लिखें, 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चल 1 आईईएस 1995, ठीक। चल क्वेश्चन कह रहा है इन एन अनकन्फाइंड compression test on saturated clay, on, आप मेरे साथ ही लिखते रहो, on saturated clay the undrained shear strength, the undrained shear strength was undrained shear strength was found to be 6 टन पर मीटर स्क्वायर। अब यूनिट का कोई चक्कर नहीं है, किलो न्यूटन लिख दो, टन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन से। ओके, 6 टन पर मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। इफ अ सैंपल ऑफ सेम सॉइल, इफ अ सैंपल ऑफ सेम सॉइल is tested in an undrained condition, इसी सैंपल को टेस्ट किया गया है अनड्रेन्ड कंडीशन, ठीक है, अनड्रेन्ड कंडीशन इन ट्राईएक्सियल कंप्रेशन, ओके। चलो, at a cell pressure बोल दो, कन्फाइनिंग प्रेशर बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। सेल प्रेशर ऑफ 20 टन पर मीटर स्क्वायर, then the measure principle stress एट फेल्योर, आपसे सिग्मा 1 की वो बात करना चाह रहा है, ठीक है। विल बी, आसान है, लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ओके। ए पहला ऑप्शन है 48 टन पर मीटर स्क्वायर, बी है 32 टन पर मीटर स्क्वायर, सी है 24 टन पर मीटर स्क्वायर, और डी है 12 टन पर मीटर स्क्वायर। चलो पहले सारे क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं, उसके बाद सारी चीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन लेबोरेटरी, ये भी 1995 में पूछा गया है, 1995 में पूछा गया है ये भी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कौन क्या कह रहा है? ए लेबोरेटरी व्हेन शियर टेस्ट इज परफॉर्म्ड, a laboratory when shear test apparatus
अपार्टस बोल दो, इक्विपमेंट बोल दो, सारी बातें सेम है। इज यूज टू डिटरमिन, इज यूज टू डिटरमिन, इज यूज टू डिटरमिन, क्या डिटरमिन किया जाता है भाई? द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ, द shear strength, shear strength, shear strength of a clay, of a clay sample, sample and only one end of vein, one end of vein, एक ही सिरा जो उसका है वन एंड ऑफ वेन, ठीक है, वन एंड ऑफ वेन टेक्स पार्ट इन शेयरिंग इन द सॉइल, इन शेयरिंग द सॉइल, if capital T is applied torque, capital H is the height of vein, okay, and capital D is the diameter of the vein, okay. Then the shear strength of the clay is given by, then the shear strength of the clay is given by, the shear strength of the clay is given by, ठीक है, shear strength of the clay is given by, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कैसे गिवन गए, तो ये ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन सी यू इज इक्वल टू, दिस इज टी डिवाइड बाई पाई डी, एच प्लस डी बाई 6, बी ऑप्शन सी यू इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट एच बाई 2 डी बाई 6 और सी यू इज इक्वल टू टी अपान पाई डी स्क्वायर एच प्लस और डी है सी यू इज इक्वल टू एच बाई 2, सारी कहानी बता दिए। चल और कोई सवाल देख लेते हैं, छोटा सा कोई हो जिसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हाँ, एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन ES में पूछा गया है 1997 में। क्या कह रहा है? A एंड B आर द स्कम्पटन, कैपिटल A एंड कैपिटल B आर स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर कोफिशिएंट फॉर सैचुरेटेड normally consolidated soil, चल क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कैपिटल A इज लेस देन 1 एंड B इज ग्रेटर देन 1, बी ऑप्शन है A इज लेस देन 1 एंड B इज लेस देन 1, C है A लेस देन 1 एंड B ग्रेटर देन 1, D A लेस देन 1 एंड B बराबर 1।
ये कहानी बता रखी है। चल अब एक एक क्वेश्चन करके डील करते हैं। सारी कहानी आपको तो मैंने बता दी यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन डील करेंगे और आप इसको पहले पढ़ते हैं अच्छे से, तब आगे कहानी बढ़ाते हैं। पहले समझो यहाँ पे क्या लिखा गया है। एक एक लाइन का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस है क्या, दिस इज रिप्रेजेंटेड अनकन्फाइंड। अब अनकन्फाइंड समझ में आ गया होगा, यूसीएस टेस्ट की बात कर रहे हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ऑन सैचुरेटेड क्ले, क्ले के लिए करते हैं। अनड्रेन्ड जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट था सैंड के लिए पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज सैंपल ही नहीं बनता है, क्योंकि सैंड बिखर जाती है, उसको कलेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए क्ले के केस में ही करते हैं हम लोग अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। और अनड्रेन्ड टेस्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जब यूसीएस टेस्ट किया जाता है तो हमेशा किस में किया जाता है, अनड्रेन्ड में किया जाता है। फाउंड टू बी दिस, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट सैचुरेटेड अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, मतलब इसने दे रखा है CU की वैल्यू दे रखी है क्या, 6 टन पर मीटर। इफ द सैंपल ऑफ सेम सॉइल, वही सॉइल उठाइए, इसका मतलब सेम सैंपल होगी। सेम सैंपल से मतलब यहाँ पे सॉइल सेम है। अच्छा, सॉइल जब सेम रहेगी तो आप बताओ कि यहाँ पे जब सॉइल सेम रहेगी तो क्या CU की वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल नहीं चेंज होगी। जब सैंपल सेम होगा तो उनके बीच में जो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ होती है वो भी सेम रहेगी, तो इसका मतलब CU अगले वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, सेम। फिर इसी चीज़ को ट्राइएक्सल कंप्रेशन टेस्ट में किया गया। अब सेल प्रेशर लगा दिया गया कितना, इतना, दिस इज हाउ मच, 20 टन पर मीटर स्क्वायर। देन द मेजर प्रिंसिपल, तो आपने पढ़ रखा है ना, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2, ठीक है। अच्छा, अब बात अगर करें यहाँ पे, देखो ये अनकन्फाइंड टेस्ट है, तो अनकन्फाइंड टेस्ट में सिग्मा 3 की वैल्यू क्या होती है, 0। मैं लिख देता हूँ यूसीएस टेस्ट। यूसीएस टेस्ट में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम वहाँ पे माइनर स्ट्रेस को क्या रखते हैं, 0। तो दिस इज हाउ मच। और दूसरी बात, क्ले का केस है, तो क्ले के केस में आपका फाई क्या रखते हैं, 0। चलो यहाँ 0 पुट करो, तो सिग्मा 1 इजकल टू आएगा सिग्मा, ये तो 0 हो गया, इंटू समथिंग प्लस 2c, ठीक है। ओके, सॉरी, ये ट्राइएक्सल टेस्टिंग आप करने जा रहे हो, तो गलती से मैंने लिख दिया, इसको हटाओ। पहले के केस में तो कहानी मैंने बता दी, इसको हटा दो, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है, अब मेरे को ट्राइएक्सल टेस्टिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। पहले की कहानी तो अलग थी, अब उसको ट्राइएक्सल में लाया गया है, ट्राइएक्सल। तो ट्राइएक्सल टेस्ट है, तो ट्राइएक्सल टेस्ट में आप बताओ कि यहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर लगता है कि नहीं लगता, लगता है, तो लिखा जा सकता है। अब ये क्ले का केस है तो फाई 0 पुट कर सकते हो, फाई इजकल टू 0, तो क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3। फाई 0 लिखोगे तो tan स्क्वायर 45, tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा, तो इंटू 1 प्लस 2 इंटू CU, ओके। अच्छा, अब ये भी टेस्ट जो किया जा रहा होगा, ये भी आपका अनड्रेन्ड ट्राइएक्सल टेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब इस वाली CU वैल्यू को यहाँ पे लिखा जा सकता है, बिकॉज सेम सॉइल है और सेम ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड कंडीशन की बात जो कर रहा है, वहाँ पे भी अनड्रेन्ड था, यहाँ पे भी अनड्रेन्ड है। अगर यहाँ ड्रेन्ड कर देता तो आपको ड्रेन्ड लेना पड़ता, तो वहाँ पे कंडीशन कैसी थी, अनड्रेन्ड, यहाँ पे भी कंडीशन कैसी है, अनड्रेन्ड कंडीशन है, अनड्रेन्ड कंडीशन। तो अगर ये अनड्रेन्ड है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो CU। बोलो सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, सिग्मा 3 ऑल अराउंड प्रेशर कितना है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 20। तो आप एक काम करो, 20 प्लस 2 टाइम CU की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, 20 प्लस 12 कितना होता है, 32 टन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज सिग्मा 1, ओके। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, मतलब कि सेम सॉइल को ही उसने ट्राइएक्सल में टेस्ट किया। अनकन्फाइंड टेस्ट में क्या होता है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 होती है, बट इन केस आप ट्राइएक्सल वो 0 नहीं होती, तो बस इतना ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर आपके सामने आ गया होगा, दिस इज द बी। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, अगर आप इनको लगा लेते हो तो फिर आपके लिए सब छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़े आसान हो जाएंगी। ये सब ES के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए लेबोरेटरी वेन शियर टेस्ट apparatus is used to determine, ध्यान दीजिएगा, वेन शियर टेस्ट है, किसके लिए किया जाता है, apparatus is used to determine। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते समय क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे थ्योरी के पॉइंट्स भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। कैसे, लेबोरेटरी टेस्ट है, वेन शियर टेस्ट किया जा रहा है, apparatus यूज किया गया है, शियर स्ट्रेंथ किसकी डिटरमाइन की जा रही है, क्ले।
अंडरलाइन करो क्ले। एक तो ऑब्जेक्टिव यही मिल गया, हम लोग पढ़े भी थे कि व्हेन शेयर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमिन द दिस इज शेयर स्ट्रेंथ फॉर सॉफ्ट मरीन सॉइल या क्ले सॉइल। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ गया, क्ले। तो कल को कुछ 4 ऑप्शन पढ़ते हो यार, ग्रेवल होगा, सैंड होगा, क्ले होगा, कुछ होगा, तो किसके लिए परफॉर्म करते हैं, क्ले के लिए परफॉर्म करते हैं। टार्क अप्लाइड दे दिया, हाइट दे दिया, डायमीटर दे दिया, देन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले इज गिवन बाय। ध्यान दीजिएगा, इसने एक बात बोली है, वन एंड ऑफ द, इसका जो सिर्फ एक ही सिरा जो है जमीन के अंदर है, ऊपर वाला सिरा नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि फार्मूला बदलेगा। देखो हो क्या रहा है, अगर बोथ एंड शेयरिंग होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन दे रहा हूँ, बोथ एंड शेयरिंग, अगर बोथ एंड शेयरिंग अगर हमारे पास रहती है, बोथ एंड शेयरिंग अगर रहेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो भाई, बोथ एंड शेयरिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस थिंग इज बोथ एंड शेयरिंग में हमने पढ़ा था, दिस इज हाउ मच TU इजकल टू CU पाई डी स्क्वायर, यही पढ़ाया था। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता था, h/2 रहता है एक में, प्लस d/ क्या रहता था, 6 रहता था। भैया डेरिवेशन कर चुके हैं, बार बार टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। अब देखो h/2 और d/6, ये तो था बोथ एंड शेयरिंग, लेकिन जब सिंगल शेयरिंग होता है, सिंगल शेयरिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, सिंगल शेयरिंग में जो आपका ये वाला स्ट्रेंथ होता है, ये तो स्ट्रेंथ सिर्फ आता है h/2 का जो टर्म आता है, ये साइड से आता है, साइड में कोई फ़र्क नहीं आता है। फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है जो भी टर्म आपका टॉप और बॉटम से आता है। अब एक ही सिरे से आ रहा होगा, तो यहाँ पे चीज़ें 2 गुने हैं, इसको आपको 1 गुना बनाना है, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो इसमें क्या करोगे, तो TU का फार्मूला निकल के आएगा, CU पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/ क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिखो 6 और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 2, क्योंकि जब बोथ एंड था तब आपने 2 गुना कर रखा था। अब इसको आपको करना पड़ेगा सिंगल, तो क्या करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो d/12 आ जाएगा। जिस ऑप्शन में d/12 हो उसको देखो, देखो पहले ऑप्शन में d/2 नहीं है, सॉरी d/12 नहीं है, और दूसरे ऑप्शन में भी क्या है, d/12 नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप ये ऑप्शन तो हटा ही सकते हो। ये 2 ऑप्शन गए, उसके बाद सी पे आओ, सी में क्या है, गलत। दूसरी बात, एक खास बात और है कि इसमें देखो h दिया है, h/2 होता है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब गलत क्या, सही क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो CU इजकल टू TU अपान पाई डी स्क्वायर अपान h/2 प्लस d/12, तो कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे CU की वैल्यू पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले की अगर बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा CU की बात कर रहा है, और वो हमेशा कहेगा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेगा तो वो QU की बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। ओके, चल, तो यहाँ से फार्मूला आपका ये आ गया। तो मैंने दोनों बता दिया, अब आपको देख सकते हो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। मेंस में भी क्वेश्चन इसके आए हुए हैं सीधे फार्मूले पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब तो क्लियर हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर इज दिस। A एंड B आर द स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर कोफिशिएंट फॉर द सैचुरेटेड। पहले देखो, हमेशा आप कितने भी टैलेंटेड हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, हमेशा कहीं पे भी रहो सतर्क रहा करो। किस चीज़ के लिए, चाहे कहीं पे भी रहो, रोड क्रॉस करते हो तो वहाँ पे भी सतर्क रहा करो, ठीक है। कई बार एक्सीडेंट ऐसे भी हो जाते हैं, हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, रोड इधर उधर देखते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वैसे क्वेश्चन के हालात होते हैं। एक लाइन भी अगर आपने मिस कर दी, आपका आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक एक लाइन पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्वेश्चन पढ़ा नहीं और सीधे आंसर लगा के निकल जाते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को आप अवॉइड करिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, आंसर आने के बाद एक बार जरूर देखा करो कि क्वेश्चन पूछा क्या। जब तक क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल लो कि मुझे अच्छे से ही क्वेश्चन को पढ़ना है, जब अच्छे से पढ़ने की एक आदत पड़ जाएगी तो आप अच्छा कर जाओगे। A एंड B आर द स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर कोफिशिएंट फॉर सैचुरेटेड। अब देखो भैया, A और B की तो बात किया है, यहाँ पे अंडरलाइन करो, एक लाइन लिख दिया है सैचुरेटेड। अब बताओ सैचुरेटेड के लिए B जो पैरामीटर होता है वो कितना वैल्यू रखता है। भाई मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो B पैरामीटर 1 के बराबर होता है। अब ये बताओ 4 ऑप्शन में से B कौन से ऑप्शन में ऐसा है जिसमें 1 के बराबर है। सिर्फ D ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका B इक्वल टू क्या है, 1 है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो सीधा आंसर लगा के निकल सकते थे। लेकिन ये बात तो पता होनी चाहिए ना, सैचुरेटेड सॉइल है, तो मैंने लिखवाया भी था आपको, सैचुरेटेड सॉइल रहती है, सैचुरेटेड
बार बार मैं लिखता रहता हूँ इतना ज़्यादा आपके लिए कि याद करा दूंगा। ये क्या रहता है 1, ड्राई के लिए क्या रहता है बी, ड्राई, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ड्राई सॉइल के लिए बी की वैल्यू कितनी होती है 0, और पार्सली सैचुरेटेड सॉइल के लिए कितना होता है, इसके बीच लाई करती है। तो पार्सली सैचुरेटेड सॉइल के लिए यहाँ पे PSS लिख दिया हूँ, पार्सली सैचुरेटेड सॉइल के लिए 0 से 1 के बीच लाई करते हैं, मतलब 0.5 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है। ड्राई सॉइल के लिए बी 0, सॉइल जब सैचुरेटेड रहेगी तो उसकी बी की वैल्यू 1 बस। और दूसरी बात क्या कहा, ए पैरामीटर, अब बी 1 हो गया, ए चाहे कुछ भी हो, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, बट ये पता है कि सारे ऑप्शन में ए की वैल्यू हमेशा क्या दिखाई गई, लेस देन 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दिस। बी की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा बी का आंसर या तो 1 से कम होगा या तो आपका 1 के बराबर होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, ठीक है। चल, तो प्लीज़ अब आप एक काम करो कि यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी करो, उसके बाद में जो है मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको हम डील कर सकें। प्लीज़ कॉपी दिस। चलो, नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। सॉरी, चलो ठीक है, क्वेश्चन मैं बताया था कि आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। इतने ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा कि आपको कहीं पे क्वेश्चन की ज़रूरत मतलब जैसे आपको देखोगे सॉइल के जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आप इतने करके जाते हो ना, जितना मैंने अभी तक करा दिया, मतलब पूरी सॉइल में जितने कम से कम 400-500 क्वेश्चन हो जाएगा। 400 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो सॉइल के, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे। हर परीक्षा में जाओगे ना जब भी देने, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होंगे, आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है और सब कहानी पढ़ चुके हो। दिस इज आस्किंग इन द IES, और ये क्वेश्चन पता है 1996 और 2005 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है IES में, और ऐसे क्वेश्चन SSC JEE में रिपीट होने में टाइम नहीं लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी ट्रायक्सल टेस्ट, which of the following laboratory triaxial test laboratory triaxial test parameter should one specify to be carried out of connection
ऑफ कनेक्शन विथ द इनिशियल स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में आ चुका है और वो दूसरे फॉर्म में था, विथ द इनिशियल स्टेबिलिटी ऑफ फुटिंग, वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, ऑफ फुटिंग ऑन सैचुरेटेड क्ले, फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, दिस इज सी यू का मतलब यहाँ पे है, सी यू का मतलब होता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, कामा फाई सी यू, और इसके सामने लिखा है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। चलो उसके बाद में दूसरा सी यू फाई यू, इसके बारे में बोल रखा अनड्रेन्ड। तीसरा सी डी फाई डी ड्रेन्ड। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन है वन अलोन, ठीक है, वन ओनली, टू ओनली, सी वन एंड थ्री ओनली, और डी वन टू एंड थ्री। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1996 में पूछा गया है, आईईएस। आज जो क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आईईएस में आएंगे। अ सॉइल फेल्स अंडर an axial vertical stress of 100 kilonewton per meter square in unconfined compression test, unconfined compression test, the failure plane makes ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन का मतलब होता है एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, विथ द हॉरिजॉन्टल, ठीक। फिर पूछा है द शियर पैरामीटर सी एंड फाई, द शियर पैरामीटर कैपिटल सी एंड फाई एंड रिस्पेक्टिवली। चलो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है रिस्पेक्टिवली विल बी, क्या होगा इसके बारे में देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए 41.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कॉमा 0 डिग्री, एंगल की बात करें 0 डिग्री। बी ऑप्शन है 50.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कॉमा 0 डिग्री। सी ऑप्शन है 41.9
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉमा 10 डिग्री, और डी कह रहा है दिस इज 50.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉमा 10 डिग्री। चल क्वेश्चन को डील करते हैं, सारी कहानी यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 1996 और 2005 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी ट्राई एक्सेल टेस्ट पैरामीटर शुड वन स्पेसिफाई टू बी कैरीड आउट फॉर कनेक्शन विद द इनिशियल स्टेबिलिटी ऑफ द फुटिंग ऑन सैचुरेटेड क्ले। क्ले है, क्ले की परमिलिटी क्या होती है? ये क्वेश्चन हालांकि पहले डिस्कस हुआ है बट ऑप्शन के हिसाब से मैं करा रहा हूँ। यहाँ अंडरलाइन करो पहली बात तो क्ले, क्ले, उसके बाद में यहाँ पे एक टर्म और दिया गया इनिशियल स्टेबिलिटी। जब इनिशियल स्टेबिलिटी की बात करें इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म। इनिशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्ले है, परमिलिटी बहुत कम होगी, क्या पानी निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। जब पानी नहीं निकलेगा तो उसे बोलते हैं अनड्रेन टेस्ट। तो बताओ इसमें से अनड्रेन टेस्ट कौन सा है? क्या किसी में कंसोलिडेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ड्रेन्ड बोला है, ड्रेन्ड नहीं हो सकता, तो जहाँ जहाँ ड्रेन्ड वाला ऑप्शन हटाओ, इसका मतलब तीसरा तो गया, तो तीसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तीसरा बिल्कुल नहीं हो सकता। सी और डी तो गया क्योंकि तीसरा इसमें भी है, तीसरा इसमें भी है, तो इसको हटा सकते हो। अब रिमेनिंग आपके पास बचता है ए और बी। पहला टेस्ट है सी यू, दूसरा है दिस इज सी यू, दूसरा है यू यू। अब ये बताओ कि इनिशियल स्टेबिलिटी में पानी ना ही कंसोलिडेशन में निकलता है और ना ही आपका डायरेक्ट जो शेयरिंग स्टेज होती है उसमें भी पानी नहीं निकलता है। तो ये टेस्ट आपका यूयू टेस्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं यूयू टेस्ट। दिस इज कॉल्ड अनड्रेन या अनकंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? दिस इज द करेक्ट आंसर। कंसोलिडेशन हो सकता था बट सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट देखोगे तो वो अनड्रेन्ड में आएगा, बिकॉज इनिशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, क्ले की बात कर रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो, और पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट बात है ए सॉइल फेल अंडर एक्सियल वर्टिकल स्ट्रेस ऑफ इतना। एक सॉइल फेल है अंडर एक्सियल वर्टिकल स्ट्रेस ऑफ इतना, कितना है? 100 है। ओके चलो, ये तो मैंने लिख लिया। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट है, अनकन्फाइंड है, चलो इसका मतलब वर्टिकल स्ट्रेस में जैसे ये सैंपल है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है सिग्मा 1 की वैल्यू दे रखी है, ये इसको क्यू बोलते हैं, क्यू यू बोलते हैं। ये वैल्यू दे रखी है 100, ठीक, ओके। द शियर पैरामीटर सी एंड फाई, पैरामीटर सी और फाई की बात उसने किया। इसने सी और फाई पूछा है ना। एक मिनट, वेट वेट वेट, एक मिनट। अच्छा, फेल्योर एंगल भी दे रखा है, चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था क्यू यू इजकल टू माइनर। देखो यहाँ पे क्या आया था, जो माइनर स्ट्रेसेस थी वो 0 थी, तो इसको हटाओ, प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। ओके चल, अब एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे फेल्योर एंगल दे रखा है, ठीक है। फेल्योर प्लेन क्या कर रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है 45। तो मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, थीटा एफ इजकल टू 5 प्लस सॉरी दिस इज 45 प्लस 5/2। हॉरिजॉन्टल से बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है। तो ये 45 प्लस 5/2 ये पहले प्रूफ कर चुका हूँ, और यही एंगल दे रखा है 50 डिग्री। तो इसको पुट करो 50 डिग्री, 45 प्लस 5/2, तो 5 आंसर जब सॉल्व करोगे तो 10 डिग्री आएगा। तो बताओ 4 ऑप्शन में से 10 डिग्री किस में से है? एक तो इसमें है, एक तो इसमें है। अब आपको एंगल पता चल गया 10 डिग्री। अब यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू 100 है, डिवाइड बाई इंटू 2, सी आपको निकालना है। यहाँ पे पुट करोगे tan 45 प्लस 5/2 पुट करोगे, या डायरेक्टली पुट कर सकते हो 45 प्लस 5/2 की वैल्यू दी है 50, तो इसको tan 50 लिख सकते हो, या 5 की वैल्यू 10 मिल गई, 10/2 फिर से करोगे वही आंसर आएगा। तो ये 50 डिवाइड बाई tan 50, दिस इज tan 50 इजकल टू सी, ठीक है। 2 से कैंसिल कर रखा मैंने इसको, तो 50 आएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे दिस इज 50, दिस इज 50, tan 45 की वैल्यू 1 होती है,
और 45 से ज़्यादा एंगल है कौन सा 50, तो वो वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होगी, लगभग 1.1 के आसपास होगी, मान लेते हैं इतना, या 1.2 के आसपास। तो सी की वैल्यू निकल के आती है 41.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर पाते हैं। तो आपका आंसर आ गया 41.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बात इसमें बोली थी। वैसे तो ये टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाता है किसके लिए, क्ले के लिए, बट यहाँ पे एंगल दे रखा था, इस हिसाब से हमको यहाँ पे फाई की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सिल्ट का भी टेस्ट कर लेते हैं, मान लिया सिल्ट के साथ कुछ सैंड मिली हुई है या क्ले के साथ कुछ सैंड मिली हुई है, तब भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। बट प्योर सैंड के केस में यूसीएस टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखिएगा, एक लाइन लिखी गई थी, फेल्योर प्लेन मेक्स एंगल इतना। तो जैसे मोहर सर्किल ड्रा करते हैं, जैसे ये तो कौन सा टेस्ट था आपका, ये तो टेस्ट आपका यूसीएस है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट। इसका मोहर सर्किल कुछ ऐसा ही बनता है। तो फेल्योर प्लेन इसका एंगल बनाएगा, मान लेते हैं कि ये इधर से मेजर से बना रहा है, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एंगल जो आपका दिया था, दिस इज कॉल्ड थीटा एफ। ये एंगल दे रखा था आपको 45 समथिंग करके, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये एंगल आपको दिया था 50 डिग्री, कितना दिया था 50 डिग्री। तो ये है हॉरिजॉन्टल, ये है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। यहाँ से इसने कितना एंगल बना रखा है 50 डिग्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दिस इज 50 डिग्री। ये दिया था, बाकी हमने फार्मूला लगा लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो, तो आप इसको लगा लीजिए, उसके बाद हम सारी चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले कॉपी करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, अच्छा। अब मैं रफ कर रहा हूं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 5 क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे आपके साथ, क्योंकि मैंने बोला था ईएस के क्वेश्चन है, ईएस के क्वेश्चंस में आपको थ्योरेटिकल कहानी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसी के बारे में डील करना है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, 5 तक तो डील कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1997 में पूछा गया है। 6 1997, सब ईएस के क्वेश्चन है, बार बार नहीं लिखूंगा। अ ड्राई सैंड स्पेसिमेन, अ ड्राई सैंड स्पेसिमेन, एक ड्राई सैंड स्पेसिमेन इज पुट थ्रू a triaxial test, the cell pressure is 50 kilopascal and the deviator stress at failure is 100 kilopascal. 100 kilopascal. The angle of
इंटरनल फ्रिक्शन the angle of internal friction for the sand specimen is A 15 डिग्री, B 30 डिग्री, C 37 डिग्री और D 45 डिग्री। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये 1998 में पूछा गया, 1998 में आईएएस का क्वेश्चन। इन द कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, इन द consolidated drain test on saturated soil sample, on a saturated soil sample, pore water pressure is 0, pore water pressure is 0, pore water pressure is 0 during पहला कंसोलिडेटेड स्टेज ओनली, ए ऑप्शन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंसोलिडेटेड स्टेज ओनली, बी ऑप्शन कह रहा है सीयरिंग स्टेज ओनली, सीयरिंग स्टेज ओनली, सी है बोथ कंसोलिडेशन एंड shearing stress and shearing stress, और डी ऑप्शन है लोडिंग स्टेज। क्या लोड लगा रहा है उस समय, क्या लोडिंग स्टेज, तो इसको देखेंगे अभी। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन 1998 में पूछा गया है। चलो, इन अ मोहर डायग्राम, मोहर साहब आ गए। इन अ मोहर्स डायग्राम, मोहर्स डायग्राम, ओके, a point above Mohr's envelope, above Mohr's envelope indicates, क्या इंडिकेट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है जो मोहर फिलर इन्वेलप के ऊपर है। चल, पहला पॉइंट है इमेजिनरी कंडीशन, बी सेफ कंडीशन, सी इमिनेंट फेल्योर कंडीशन, और डी है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक्यूटी। चल, क्वेश्चन नंबर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर। ये भी आपका 1998 में पूछा गया, मतलब 1998 में शियर स्ट्रेंथ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रीजन फॉर, क्या है उसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन, क्या कारण है, इज द रीजन
फॉर लाइकलीहुड, लाइकली क्या होता है ऐसा, इसलिए पूछा है लाइकलीहुड ऑफ इरोनियस, मतलब इरर आती है, इरर से बना है इरोनियस, इरोनियस रिजल्ट्स ऑफ डायरेक्ट शेयर टेस्ट, रिजल्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट शेयर टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट ऑन अ सैचुरेटेड क्ले सैंपल, on a saturated clay sample, क्ले सैंपल, पहला है ए ऑप्शन, एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द टेस्ट अमाउंट्स टू अनड्रेन टेस्ट, पहला पॉइंट कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है द टेस्ट अमाउंट्स, द टेस्ट अमाउंट्स टू अनड्रेन टेस्ट, टू अनड्रेन्ड टेस्ट। बी है फेल्योर प्लेन, फेल्योर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड, फेल्योर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड। और सी है प्रोग्रेसिव फेल्योर माइट टेक प्लेस, प्रोग्रेसिव फेल्योर, प्रोग्रेसिव फेल्योर माइट टेक प्लेस, माइट टेक्स प्लेस। चलो, और उसके बाद में डी है ड्रेनेज कंडीशन आर नॉट कंट्रोल्ड, ड्रेनेज कंडीशन आर नॉट कंट्रोल्ड, आर नॉट कंट्रोल्ड। चलो सारी कहानी देखते हैं, एक एक करके डील करते हैं, 4 क्वेश्चन डील करने हैं। पहले क्वेश्चन से उठाते हैं, यहाँ से 1997 में पूछा गया IES का है, एक ड्राई सैंड है। पहले देखो क्वेश्चन पढ़ते समय, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। पहले तो अंडरलाइन करो यहाँ पे ड्राई सैंड, स्पेसिमेन इज पुट थ्रू अ ट्राइएक्सियल टेस्ट, कहाँ पे रखा गया है, ट्राइएक्सियल टेस्ट में किया गया है, ठीक है। द सेल प्रेशर इज इतना, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहीं पे दे रहा हूँ, जगह है मेरे पास, तो क्या लिखूँ, सेल प्रेशर को पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा 3, बोल दो कितना है 50 किलो पास्कल, एंड द डेविएटर स्ट्रेस एट फेल्योर इज, डेविएटर स्ट्रेस एट द फेल्योर इज 100 पास्कल। लो भाई डेविएटर लिख दिया 100 किलो पास्कल। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर सैंड, कर सकते हैं इसको, चलो भैया बताओ। एक काम करते हैं, मेरे को एक इक्वेशन पता है सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3, एक कॉमन इक्वेशन है, इसको और भी जल्दी निकाल सकते हैं, बट इसको याद रखो, सारी इक्वेशन ये सबसे मूलभूत इक्वेशन है, इस मूलभूत इक्वेशन से सारी डेराइव होती हैं, बट अगर आप इसको याद रखोगे तो सारे याद हो जाएंगे। तो सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। ओके, अब ये केस किसका है, सैंड का केस है, पढ़ लो अच्छे से, ड्राई सैंड है, तो सैंडी सॉइल के लिए, सैंड के लिए c की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसको क्या करेंगे 0। अब 0 इंटू समथिंग अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, तो हमारे पास आंसर आ गया सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2।
अब बताओ आपके पास सिग्मा 3 अवेलेबल है लेकिन सिग्मा 1 अवेलेबल नहीं है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा 1 की वैल्यू होती है सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, डेविएटर स्ट्रेस और कन्फाइनिंग का समीशन। तो 100 और प्लस 50 कितना होता है? 50 प्लस 100 ये हो जाएगा 150 किलो पास्कल। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 150 किलो पास्कल इजकल टू सिग्मा 3 की वैल्यू तो आपको पता है ना 50, तो इसको पुट करो 50 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। एंगल ही पूछा मुझसे, निकाल लेते हैं। इसको डिवाइड करो, 50 से 3 जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो √3 आ जाएगा। भाई 3 का रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो √3 तो आएगा, और ये बच जाएगा tan 45 प्लस 5/2। ओके, अच्छा अब बताओ tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan 60 डिग्री जो होता है ना वो इसके बराबर होता है। अब दोनों साइड में tan तो कैंसिल हो जाएगा, बोलो tan रिमूव करो तो 60 डिग्री इजकल टू 45 प्लस 5/2। 60 में से 45 का कितना आएगा? 15, और 15 दिस इज डिवाइड बाई 2। और पूछा किसका? इंटरनल फ्रिक्शन एंगल पूछा है, 2 से गुणा करो तो 5 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 30 डिग्री। एक और तरीका इसका डायरेक्ट निकालने का, सिंपल फार्मूला है साइन फाई इजकल टू, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो सिग्मा 1 माइनस, डायरेक्ट आता है, इसी को डराइव करके आता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो याद कर सको वो याद कर लो। सिग्मा 1 की वैल्यू 150 है, ये 50 है, नीचे लिखो 150 प्लस 50 तो 100/200, 1/2, 1/2 साइन की वैल्यू किसकी होती है? 30 डिग्री की होती है, तो फाई वहाँ से भी निकल जाएगा। दिस इज साइन फाई इजकल टू साइन 30, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 30। जो सही लगे वो कर सकते हो। तो डायरेक्टली अगर मान ले सैंडी का केस है, सॉइल सैंडी सॉइल है, तो आप डायरेक्टली साइन फाई इजकल टू याद कर सकते हो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। तो ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। चल चाहो तो इसको याद कर लो, जो आपको सही लगे, मैंने दोनों तरीके बता दिए, याद कर सकते हो। ओके, चलो ध्यान रखिएगा ये केस किसका है? सैंडी सॉइल का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट, नाम पढ़ो अच्छे से। इन द कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट ऑन अ सैचुरेटेड सॉइल, ऑन अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, पोर वाटर प्रेशर इज 0 ड्यूरिंग द। पोर वाटर प्रेशर 0 कब होगा? अब ध्यान देना, दोनों टेस्ट कैसे हैं? कंसोलिडेटेड ड्रेन है। अब ये बताओ कि जब कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट होता है तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिसिपेट हो जाएगा। तो इसने पूछा क्या है? सैचुरेटेड सॉइल सैंपल पोर वाटर प्रेशर इज 0 ड्यूरिंग, दोनों स्टेज में आएगा, बिकॉज क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है तो वाइड्स के अंदर पानी बचेगा नहीं, और पोर का मतलब ये होता है कि जो पानी वाइड्स के अंदर रहता है, इस वजह से पोर वाटर प्रेशर क्या निकल के आएगा? 0। किन स्टेज में? दोनों स्टेज में। क्योंकि यहाँ पे टेस्ट जो बोला है ना, ये टेस्ट बोला है कंसोलिडेटेड और ड्रेन भी है साथ में, तो मतलब पानी रुक नहीं रहा है वाइड्स के अंदर, बाहर जा रहा है, इसलिए इसका स्टेज का आंसर हो जाएगा बोथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये समझा करो थोड़ा सा। आंसर क्या, यहाँ पोर ना बोलता तो अलग चीज़ आ जाती, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो। तो पोर वाटर प्रेशर की बात कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ओके, इन मोहर डायग्राम अ पॉइंट एबव द मोहर फेलियर इनवलप, कौन सा पॉइंट हो सकता है? अब मेरे पास थोड़ा जगह कम है तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन समझाना है, इस वजह से कहो तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ज़्यादा जगह लेगा नहीं ये पॉइंट, ऐसे सिंपली ले लेते हैं। एक सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है, मैं यहीं पे डायग्राम को ड्रा कर रहा हूँ, हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। मैं डायग्राम ऐसा ड्रा करूँगा, क्लियर हो जाएगा। मान लिया कि आपने कोई मोहर सर्किल आपने बनाया इस तरीके से, और कोई पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दे सकते हो कि यहाँ पे दिस इज टाउ मैक्स, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पे? इस पॉइंट पे है। फिर भी आपका पॉइंट जो एग्जिस्ट कर रहा है कह रहा है कि ये पॉइंट कहीं पे यहाँ पे, अब ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो नेचुरली ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नेचुरली ये स्ट्रेंथ आपको मिलती ही नहीं है, क्योंकि सॉइल यहीं पे फेल हो चुकी होती है। टाउ मैक्सिमम सॉइल की जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ होती है वो यही होती है, टाउ मैक्स पॉइंट पे होती है, जो कि आपको यहाँ पे टच कर रहा होता है। अब ये कह रहा है कि ये मोहर फेल्योर इनवलप है, एम मोहर फेल्योर इनवलप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया मोहर फेल्योर इनवलप। ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, इस मोहर फेल्योर इनवलप से ऊपर लाई कर रहा है। अगर इसके ऊपर लाई करता है तो फेल्योर कंडीशन होती है,
इसके नीचे कोई पॉइंट लाई करता है तो वो सेफ कंडीशन कहलाती है, ठीक है। इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब सेफ कंडीशन में रहते हैं। इस पे लाई कर जाए या इसके ऊपर लाई करेगा, इस पे लाई करेगा तो सॉइल फेल्योर की कंडीशन को दर्शाती है, और अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो ये कहता है इमेजिनरी पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पॉइंट। मतलब इमेजिनरी का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है दिस इज द ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। सेफ कंडीशन कब होती है? जब पॉइंट अंदर होता है इस लाइन के। इमिनेंट फेल्योर का मतलब होता है कि इमिनेंट का मतलब होता है प्रचलित, इमिनेंट का मतलब होता है प्रचलित। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई पॉइंट मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि भैया जितनी सॉइल फेल होती है ज़्यादातर इमिनेंट होती है। मतलब इमिनेंट का मतलब प्रचलित, मतलब ज़्यादातर सॉइल जो फेल करती हैं वो आपकी फेल करती हैं, सब सारी सॉइल हमेशा जो है यहीं पे फेल करती है, ऐसा नहीं है। इमिनेंट का मतलब होता है प्रचलित। क्या होता है? प्रचलित। मतलब हर चीज़ ऐसे ही आकर होती है, बार बार वही चीज़ें होती हैं, तो इस इमिनेंट हो गया। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी, तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी वाला जो एंगल होता है वो यहाँ से लाई करता है, दिस इज द एंगल, तो वो एंगल यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा वो एंगल आपको यहीं पे मिल जाएगा। जब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, टाउ मैक्स पे सॉइल पहुँचेगी तो वही आपका हो जाएगा मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर लाइकलीहुड ऑफ इरोनियस रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट शेयर टेस्ट ऑन अ सैचुरेटेड क्ले सैंपल। देखिए सबसे जो इरोनियस रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है वो हमारा रहता है प्री डिटरमाइंड प्लेन होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है इसमें पता होता है कि भैया सॉइल यहीं से ही फेल करेगी। तो सबसे इरोनियस रिजल्ट जो होता है वो आपका होता है यहाँ पे प्री डिटरमाइंड फेल। तो यहाँ पे टेस्ट इज अमाउंट टू बी अनड्रेन, ये तो पता है भैया टेस्ट ड्रेन्ड होता है, अनड्रेन नहीं होता है। ड्रेनेज कंडीशन आर नॉट कंट्रोल, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये तो चलो चल जाता है काम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी आती है कि फेल्योर प्लेन एज प्री डिटरमाइंड, ये कंडीशन सही नहीं है। बट ट्राई एक्सेल टेस्ट में जो प्री डिटरमाइंड फेल्योर प्लेन होता है वो हमको नहीं पता होता, कहीं से भी सॉइल फेल करेगी। बट इसमें हमको क्या पता रहता है? कहीं से भी सॉइल की फॉल्ट है, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है। प्रोग्रेसिव माइट टेक्स प्लेस, प्रोग्रेसिव फेल्योर जब होता है जब लूज सैंड होती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। तो प्लीज़ आप इसको पहले कॉपी करें, उसके बाद में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम डील करने वाले हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे यहाँ पे अभी। चलो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके, रफ करें, 9 क्वेश्चन हो गए और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चलो स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ तक तो इस पेज में तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10।
क्या कह रहा है, डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से पढ़ते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज मोस्ट लाइकली टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अक्सर एग्जाम में मिल जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following soil types is most likely to be subjected to liquefaction under seismic forces, चलो पहला है सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले, सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले। बी ऑप्शन है लूज सैचुरेटेड सैंड, लूज सैचुरेटेड सैंड। सी है मूरम, मोरंग का नाम सुना होगा, गांव में मोरंग बोलते हैं इसको, मूरम। और डी कह रहा है फ्रैक्चर्ड रॉकी स्ट्रेटा, फ्रैक्चर्ड रॉकी स्ट्रेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। लेबोरेटरी वेन शियर टेस्ट, लेबोरेटरी वेन शियर, laboratory vein shear test can be also used to determine क्या, पहला है shear पैरामीटर ऑफ सिल्टी सैंड, shear parameter of silty sand, दूसरा है shear parameter of sandy clay, shear parameter of sandy clay, C liquid limit of silty clay, liquid limit of silty clay। ओके, डी है प्लास्टिक लिमिट ऑफ क्ले सिल्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका पूछा है आईईएस में 2005। इन shear test on cohesionless soil, if the initial void ratio is less than
इज लेस देन, ऐसे थ्योरी डिस्कस की थी मैंने लास्ट लेक्चर में, लेस देन क्रिटिकल वाइड रेशियो, क्रिटिकल वाइड रेशियो। अब क्रिटिकल वाइड रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें आपका शेयर में चेंज, उसके वैल्यू में चेंज नेग्लिजिबल आता है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वाइड रेशियो। ठीक है, क्रिटिकल वाइड रेशियो initial, this is critical wide ratio, the sample will be increase in, A option है, this is increase in value, B है initially increase in value, and then remain constant, सी ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज इन वैल्यू, और डी ऑप्शन कह रहा है इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज इन वैल्यू। ओके, चल एक क्वेश्चन और पुटअप कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा छोटा क्वेश्चन लिखते हैं। चलो इसी से रिलेटेड है, लिक्विफैक्शन से। क्वेश्चन नंबर 13, ये IES 2007 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? लिक्विफैक्शन इज अ फिनोमिनन, लिक्विफैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं इससे, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मिल जाएगा इस पे। लिक्विफैक्शन इज अ फिनोमिनन, लिक्विफैक्शन इज अ फिनोमिनन, लिक्विफैक्शन इज अ फिनोमिनन। ओके, क्या है फिनोमिनन? पहला ऑप्शन 1, ऑब्जर्व्ड इन फाइन सैंड, ऑब्जर्व्ड इन फाइन सैंड, क्या ये फाइन सैंड में होता है? दूसरा बोला है एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पोर प्रेशर, एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित, विथ डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पोर प्रेशर, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पोर प्रेशर, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारी कहानी, विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। करेक्ट के बारे में पूछा, कौन सी बात इसमें से सही है? पहला ऑप्शन दिया है ओनली वन ओनली, बी ऑप्शन है 2 ओनली, सी ऑप्शन है बोथ 1 and 2, और डी ऑप्शन है नाइदर वन नॉर 2। ये कहानी मैंने लिख दी। 13 क्वेश्चन हो गए, 4-5 और बच्चे अपने क्वेश्चन है करने को, उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज मोस्ट लाइकली टू सब्जेक्टेड टू लिक्विफैक्शन अंडर सेस्मिक फोर्सेस। क्या सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले हो सकता है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसने बोला है मोस्ट लाइकली, सबसे ज़्यादा खतरा किसको रहेगा, ये बात समझ लेना एग्जाम में। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं और लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करता है, आंसर बदल जाता है। अगर वो पूछता जनरली अगर करता है
तो कुछ और भी हो सकता था आंसर, लेकिन मोस्ट लाइकली का मतलब सबसे ज़्यादा किस में आकर होता है, उस हिसाब से ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा। क्या सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले हो सकता है? नहीं, क्योंकि क्ले में कोहेसन रहता है तो इतनी जल्दी लिक्विफेक्शन नहीं होता है। लूज सैचुरेटेड सैंड में? यस, क्योंकि लूज सॉइल में पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, वहाँ पे वाइड्स में पानी रहता है, सैंड है तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। बट क्ले के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सैंड में कोहेसन क्या होता है? जीरो होता है, तो वहाँ पे अपनी सारी की सारी शियर स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, इसकी जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, और जब इफेक्टिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है तो शियर स्ट्रेंथ भी क्या होने लगती है? कम। जब शियर स्ट्रेंथ कम होने लगती है तो क्या होता है कि जो सॉइल नीचे की रहती है, लूज सैचुरेटेड सॉइल रहती है, वो अपनी सारी की सारी शियर स्ट्रेंथ को लूज कर देती है। इससे क्या होता है, उसको अब पार्टिकल आपस में क्लोज ना रह करके दूर दूर हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो पानी के साथ में ऊपर की तरफ फ्लो हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मडी वाटर फ्लो बोलते हैं। तो लिक्विफेक्शन में फाउंडेशन के नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, पानी क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। ये तभी होगा जब डायनामिक लोडिंग होगी, अर्थक्वेक होगा, ब्लास्टिंग होगी, कुछ भी हो सकता है, बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो आंसर क्या होगा? लूज सैचुरेटेड सैंड। मूरंग, मूरंग समझते हो, जो घर बनवाने में मूरंग का यूज़ करते हैं, तो मूरंग का यूज़ तब करते हो जब घर बनवाते हो, तो वो एक तरीके की देखे होगे कि आप उसमें कंकड़ पत्थर और सैंड पार्टिकल रहते हैं, कोर्स भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, तो उसके लिए उसको नहीं कंसिडर करते। फ्रैक्चर्ड रॉक को क्यों नहीं लेते? क्योंकि रॉक है, रॉक में सब कुछ आ जाएगा, पता नहीं बोल्डर भी होगा, ग्रेवल भी होगा, सैंड भी हो सकता है, सब कुछ होगा, तो रॉक तो नहीं हो सकता। तो पार्टिकुलरली अगर ऑप्शन में आपको लूज सैचुरेटेड सैंड मिले तो आंसर मारिए, आगे बढ़िए सबसे ज़्यादा। लेबोरेटरी वेन शेयर टेस्ट कैन आल्सो भी, देखिए लेबोरेटरी वेन शेयर टेस्ट जो होता है, पहली बात तो हम इससे क्या डिटरमाइन करते हैं? शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं, सीयू की वैल्यू निकालते हैं, और दूसरी बात यह है कि हम लोग इसको लैब में परफॉर्म जब करते हैं तो वेन शेयर टेस्ट सुटेबल होता है किसके लिए? सॉफ्ट मरीन सॉइल के लिए सुटेबल होता है, और इस टेस्ट से आप लिक्विड लिमिट भी निकाल सकते हो और आप इसकी सेंसिटिविटी भी बता सकते हो। तो मैंने जब पढ़ाया था तो आपको एक पॉइंट मेंशन करा दिया था कि इससे लिक्विड लिमिट आप सिल्टी के लिए निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा, सैंड है, सैंड के केस में आप लिक्विड लिमिट नहीं निकालते हो, क्योंकि लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट और लिक्विडिटी इंडेक्स, ये सारे पैरामीटर फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही डिफाइन होते हैं, कोर्स ग्रेन के लिए डिफाइन नहीं होते हैं, मतलब सैंड और ग्रेवल के लिए नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे जो भी निकालना है वो सिल्टी क्ले के लिए देखोगे। प्लास्टिक लिमिट क्यों नहीं बात करें? बिकॉज हम वाटर मिला के उस पर टॉर्क लगाते हैं, कम वाटर मिला है, ज़्यादा वाटर मिला है, उससे हम लोग टॉर्क को चेक करते हैं कि भाई कम पानी मिला है तब टॉर्क कितना लगा, ज़्यादा पानी मिला है तब कितना टॉर्क लगा। तो पानी मिलाने का मतलब है लिक्विड लिमिट को चेंज कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या ऑप्शन लगाते हैं? दिस इज द करेक्ट आंसर इज द लिक्विड लिमिट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? लिक्विड लिमिट। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ shear टेस्ट ऑन कोहेशनलेस सॉइल इफ द इनिशियल वाइड रेशियो इज लेस देन द क्रिटिकल वाइड रेशियो। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम था, ये क्रिटिकल है, दिस इज ई नॉट, इसको क्रिटिकल माने थे। ग्राफ में बना देता हूँ, दिस इज ग्राफ। इसने क्या बोला ऑप्शन में? इनिशियली डिक्रीजेज एंड देन वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये हो जाता है आपका, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दिस इज ई। ओके, चलो कुछ भी मान लो। फिर क्या बोला है? एक डायरेक्ट शेयर टेस्ट परफॉर्म करें, कोहेशनलेस सॉइल है, इफ द इनिशियल वाइड रेशियो इज लेस देन क्रिटिकल, मतलब सॉइल यहाँ पे डेंस में है, तो इसका मतलब ये लूज सॉइल है, लूज सैंड है, और ये वाली डेंस सैंड हो जाएगी, ठीक है। तो डेंस सैंड है, तो इनिशियली इसको डिक्रीज कराना है ना, तो इनिशियली डिक्रीज कराओगे तो कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका, दिस इज यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगी, इंटरलॉकिंग ब्रेक। देखो ना, निगेटिव साइड में ग्राफ थोड़ा और नीचे गया ना, देखो निगेटिव, देखो पहले सपोज दैट वाइड रेशियो यहाँ पे मान लेते हैं कि 0.2 था, और नीचे जा करके हो सकता है और कम हो गया होगा 0.15, क्योंकि निगेटिव की बात कर रहे हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारा जो वाइड रेशियो डेंस सॉइल के केस में शुरुआत में इंटरलॉकिंग ब्रेक होने के बाद में बढ़ता है, तो ये हो जाता है आपका, दिस इज कॉल्ड डेंस सैंड। तो ये बात करना, तो इनिशियली देख सकते हो डेंस सैंड के केस में यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीमेंट होता है, फिर क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो देख सकते हो बी इज द करेक्ट है कि सी करेक्ट है? देन रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ होता है? देखो कांस्टेंट इतनी जल्दी नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, दिस इज द बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कांस्टेंट नहीं होता, ये आपका इनिशियली क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, देखो दिस इज इनिशियली डिक्रीज देन इंक्रीज,
तो इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो वाइड रेशियो क्लियर, तो आपको ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे, तो इसको देखते हैं, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो इसका आंसर समझ में आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज शुरुआत में वाइड रेशियो इंटरलॉकिंग के कारण क्या होगा, थोड़ा और डिक्रीज होगा। जब इंटरलॉकिंग ब्रेक कट जाएगी तो पूरी सॉइल लूज हो जाएगी। लूज का मतलब उसका और ज़्यादा कम हो जाएगा, क्या वाइड रेशियो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। वही कह रहा है कि वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा, तो डी ऑप्शन में कह रहा है वैल्यूम इंक्रीज, तो करेक्ट। लिक्विफैक्शन इज फिनोमिनन ऑब्जर्व इन फाइन सैंड, यस फाइन सैंड में आकर होता है। एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर, यस वहाँ पे पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, तभी जाकर के इफेक्टिव स्ट्रेस कम होती है। जब इफेक्टिव स्ट्रेस कम होती है तभी जाकर के शियर स्ट्रेंथ कम होती है। जब शियर स्ट्रेंथ कम होती है तब पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे से कांटेक्ट छूट जाता है, तब जाकर के क्या होता है, मडी वाटर की तरफ फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये दोनों बातें सही हो जाते हैं। लिक्विफैक्शन में पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर भी डेवलप होता है, तो लूज सैचुरेटेड सैंड होनी चाहिए, उसमें होता है ऐसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलो, तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस किए। तो प्लीज़ आप इसको पहले कॉपी करें, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। 4-5 क्वेश्चन और हैं जिनको मैं डील कर देता हूँ। ओके, अब आप इसको नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। सारा चीज़ मैंने क्लास में, ऐसा कोई टॉपिक यहाँ पे आपको नहीं लगेगा कि मैं आपको थ्योरी क्लास में डिस्कस ना किया हूँ। हर चीज़ को मैंने थ्योरी क्लास में अच्छे से बताया है, तभी जाकर के इस लेवल के क्वेश्चन हो पाएंगे। नहीं तो रट के निकल जाओगे, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं उतनी थ्योरी आपको लेवल तक ले जाता हूँ, ताकि जब भी क्वेश्चन कराने का मौका आए मेरे को, तो मेरे को कम से कम उस लेवल तक आपको पढ़ा रखा हूँ। अगर नहीं पढ़ाऊँगा तो फिर आपको चीज़ें दिक्कत आएंगी, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपको चीज़ें थ्योरी क्लास में उतने लेवल तक पढ़ा दिया जाता है कि ताकि आपको फिर लगे ना कि यार भैया कुछ नया चल रहा है। तो इस लेवल तक हमको पढ़ना है, और बहुत हल्का हल्का लेवल पढ़ के निकल जाना वो भी बहुत बड़ी गलती है। पता नहीं एग्जाम में भैया कौन सा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस समय के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको पेपर का जो लेवल मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। इसलिए इतने लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो सॉइल को। बहुत ज़्यादा वेटेज रखती, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका वेटेज कभी भी 60-70 से कम ना होने वाला है आपके SSC JEE मेंस पेपर में, ठीक है। मिनिमम 100 नंबर भी कई बार पहुँच सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें टाइम लगता है, लगने दो, लेकिन सिलेक्शन होना ज़रूरी है। इस वजह से आपको यहाँ पे टाइम दो अच्छे से, ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो। टाइम नहीं दोगे, जल्दबाजी में पढ़ोगे तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब देखो, ये इस क्लास के बाद मेरे को 6 से 7 क्वेश्चन पता है मेंस के भी करवाने हैं, ठीक है, आपके लिए। और मेंस की क्लास प्लीज़ उसको सीरियस लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा कि भैया ये मेंस है, प्री निकालना है। अरे वहाँ से आपको इतना सीखने को मिलेगा कि वहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके, और कॉन्सेप्ट मेन होता है। इसलिए जितना मिल जाए अभी उतना लगा लो, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। ऐसा तो है नहीं कि भैया टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, घर पे रहते हो, टाइम मिलता है पढ़ने का, ऐसा नहीं है। तो जितना मेहनत कर लोगे अभी, अरे क्या है कि दिन भर में 1-2 क्लासें तो पढ़नी होती है आपको, 5-6 घंटे तो पढ़ ही सकते हो भाई कम से कम। और सारा सब्जेक्ट तो आपके पास नोट्स होगा, उसको रिवाइज करिए। देखिए, जो सब्जेक्ट आपने ऑफलाइन में पढ़ रखे हैं यहाँ से हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी क्लासेस अपनी चली थी द इंजीनियर्स में, तो वो क्लासेस के नोट्स अगर आपके पास हो तो उसको ऑनलाइन में कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, है उसको आप रिवाइज करिए। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन में एक लिमिटेड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ ऑनलाइन में देखे जा रहे हो। क्या होता है कि बहुत सारे एजुकेटर हैं ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में एक लिमिटेड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कन्फ्यूज़न बच्चों को यही रहता है यार, किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ पे चीज़ें सही लगें आपको खुद, क्योंकि धीरे धीरे क्या है ना कि आप इतने समझदार हो चुके हो कि आपको पता चल जाता है कि यार कौन कैसा पढ़ा रहा है, कौन क्या करा रहा है, ये चीज़ तो खुद जज ही कर लेते हो। दूसरी बात, कंटेंट में कहीं पे कटौती हो तो प्लीज़ वहाँ के वीडियो बिल्कुल मत देखो। दूसरी बात, एक जगह फॉलो करो जहाँ सही चीज़ें हों बस। दूसरी बात, जो मैंने बताया नहीं कि आपको ऑफलाइन में जो भी पढ़ाया जा चुका, जैसे सोम पढ़ लिया, ठीक है, FM पढ़ लिया, इन सब चीज़ों के बारे में कहीं पे भी ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। बस नोट्स रिवाइज करो, और जहाँ पे आपको लगता है कि यार नहीं मेरे को ये कॉन्सेप्ट भूल गया है, या जो चीज़ खुद से समझ सकते हो उसको खुद दिमाग लगाओ। क्योंकि देखिए यार, खुद से सीखी चीज़ कभी भूलती नहीं लाइफ में, ठीक है। दूसरा चाहे कितना भी वक्त दे, कुछ भी कर दे, वो नहीं आता फीलिंग। जब खुद बैठ के घंटे 2 घंटे 4 घंटे पर डे पढ़ोगे, बैठ के
कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो वो चीज़ खुद सीखने पे आती है। जो चीज़ खुद सीखोगे वो कभी नहीं भूलोगे, इसलिए खुद से मेहनत करो। दूसरी बात ये है कि मैंने बताया जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनको प्लीज़ रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा कर सकते हो रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो, वो बेटर रहेगा। और जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, मैंने स्टील तो आपका कंप्लीट ही करा दिया, सॉइल भी कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद ओशियप भी कंप्लीट करा दूंगा, फिर स्ट्रक्चर भी पढ़ा दूंगा। तो सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। और कंटेंट के लिए टेंशन मत लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब गेट और ईएस लेवल तक पढ़ा देता हूँ, ठीक है। फिर आप देखोगे क्वेश्चन कहीं से मिस नहीं होगा। चलो 13 क्वेश्चन हो गए थे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। मार्कर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन पता है 2003 और 2005 दो बार रिपीट हो गया। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है आईईएस का, और ये भी लिक्विफैक्शन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर associated with the behavior of sand mass, behavior of उसका व्यवहार कैसा रहेगा, behavior of sand mass, behavior of sand mass during earthquake to cause liquefaction। ठीक। पहला नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल, नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल। दूसरा, और इस चीज़ को मैंने थ्योरी क्लास में डिस्कस भी किया था, द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ frequency and amplitude of vibration of waves generated by earthquake, चलो। और तीसरी बात उसने कही है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, और चौथी बात उसने कही है इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंड। क्ले के केस में तो डिफाइन नहीं करते। और चौथा ऑप्शन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया इसने, डेंसिटी ऑफ सैंड। दो बार रिपीट हुआ ईएस में और फिर से रिपीट हो जाएगा आईईएस में, एसएससी जेई में, तो आप तैयार रहो उसको। क्वेश्चन नंबर 14 डील हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। ये हो गया क्वेश्चन, प्लास्टिसिटी का भी बता दिया। चलो लूज सैचुरेटेड भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चन इधर से डील करते हैं। लिक्विफैक्शन भी करा दिया। हाँ, इसके सेलेक्ट द स्टेटमेंट भी तो लिखना है, ऐसे थोड़ी बढ़ जाना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला कह रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। बी कह रहा है
2, 3 and 4। सी कह रहा है 1 and 3। डी कह रहा है 4 ओनली। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 उसके बारे में देखते हैं। 2008 में आया IES। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स। पहला, पोर प्रेशर पैरामीटर। पोर प्रेशर पैरामीटर। पोर प्रेशर पैरामीटर A is a constant for is a constant for a soil। ठीक। दूसरा, the shear strength of soil is the shear strength of soil। the shear strength of soil is a function of effective stress in the soil and not of total stress in the soil। Which of the statement is correct? Which of the above statement is या आर, कौन सी बात इज और आर करेक्ट? ठीक है चलो, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, और डी नाइदर 1 नॉर 2। ना इनमें से कोई बात भैया सही नहीं है। ठीक है चलो एक एक क्वेश्चन करके डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर एसोसिएटेड विद द बिहेवियर ऑफ सैंड मास। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सैंड के बिहेवियर को बदलेंगे या उन पे इफेक्ट डालेंगे इन केस ऑफ लिक्विफैक्शन। मतलब लिक्विफैक्शन करते समय, लिक्विफैक्शन जब होता है, जब अर्थक्वेक आता है, जब लिक्विफैक्शन होता है तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? क्या नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल? नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल हो सकता है। इसका मतलब पता है क्या है कि कितनी बार उस पर लोडिंग आ रही है, बार बार। स्ट्रेस साइकिल का मतलब होता है कि एक बार लोड है, फिर कुछ देर बाद लोड है, फिर कुछ देर बाद लोड है। तो इस पर भी डिपेंड करता है लिक्विफैक्शन प्रोसेस। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे सोम में पढ़ते हो नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल पढ़ा जाता था वहाँ पे। जब इंडोरेंस लिमिट समझाई जाती है तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि किसी भी बॉडी पर कितने नंबर ऑफ स्ट्रेस आती है, कितने नंबर ऑफ लोडिंग वो लिया है, तो उसको हम लोग इंडोरेंस लिमिट से समझाते थे। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे बार बार लोडिंग करते हैं ना तो उस पर फटीग फेल्योर आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल। दूसरा है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव्स जनरेटेड बाई अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आता है, वेव जनरेट होती हैं, 3 प्रकार की होते हैं। प्राइमरी वेव होता है, सेकेंडरी वेव होता है, और सी बहुत सारी पी एंड एस होता है। एक लव वेव होता है, तो उसके नाम होते हैं, या इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं।
तो वहाँ पे देखोगे पी वेव, एस वेव आती है, जिनको प्राइमरी और सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी वेव जो होती हैं अर्थक्वेक में तीनों माध्यम में चलती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड में चलती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहाँ पे इपी सेंटर आता है, हाइपो सेंटर आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इपी सेंटर होता है, हाइपो सेंटर को फोकस भी बोलते हैं। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड जा करके आज ही गूगल सर्च कर लेना कि अर्थक्वेक किस स्केल पे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पे क्या होती है, सारी चीज़ें देख लेना एक बार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जीएस और आपको टेक्निकल में भी मिल जाएगा, और मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी का मतलब अर्थक्वेक आया, और अगर बहुत जल्दी जल्दी झटके आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी। और एक झटका ऐसे आया, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इसको बोलते हैं लो फ्रिक्वेंसी। तो हाई और लो फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि कितनी जल्दी जल्दी वाइब्रेशन हो रहा है। तो हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो वाइब्रेशन जल्दी जल्दी होगा, तो इसको बोलते हैं। तो इस पर भी डिपेंड करता है आपका लिक्विफैक्शन, तो दिस इज करेक्ट। तो वाइब्रेशन हो गया। फिर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, मतलब सॉइल बहुत डेंस है, तो इसका मतलब इंटरलॉकिंग अच्छी होगी, तो उसके कम चांस होंगे लिक्विफैक्शन होने के। इसका मतलब ये भी फैक्टर सही है। उसके बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हमको बताता क्या है? रिलेटिव डेंसिटी हमको बताता है, एब्सोल्यूट टर्म में बताता है कि सॉइल कितना डेंस है, सॉइल कितना लूज है। अगर रिलेटिव डेंसिटी आपकी सॉइल की ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो डेंस सॉइल है, और डेंस सैंड अगर रहेगी तो डेंस सैंड के केस में आप देख सकते हो कि उसमें लिक्विफैक्शन के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। अगर वो लूज सैंड होगी तो क्या होगा? कम। सॉरी, लूज सैंड होगी तो लिक्विफैक्शन ज़्यादा होगा। और रेंज मैंने बता रखी है, 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से लेकर 85, 85 से ऊपर। 85 से ऊपर आ जाता है तो आपने देखा होगा 95 तक तो वेरी डेंस हो जाती थी, ठीक है। 35 से 65 होता था मीडियम डेंस होती थी। लूज सैंड होती थी तो आपको बताया था 0 से मैंने कितना बताया था? 15, और ठीक है, तो वो बताया था वेरी लूज होती है। लूज बताया था 15 से लगा करके मुझे लग रहा है कि मैंने 35 तक बताया था, तो आपकी आ जाते हैं लूज कंडीशन में। मीडियम लूज की बात करेगा तो 35 से कितना आता है इसमें, उसके बाद आप डेंस, फिर मीडियम डेंस, ऐसे करते चले जाओगे। एक बार याद कर लेना। और रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला एक बार याद दिला देता हूँ, भूल गए होगे तो लिखो, ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन, ठीक है। तो देख सकते हो ये लूजनेस और डेंसनेस को ही बताता है, क्योंकि जब सॉइल लूज होगी तो उसमें मैक्सिमम वाइड रेशियो आएगा, जब सॉइल आपकी डेंस होगी तो मिनिमम वाइड रेशियो आएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिलेटिव डेंसिटी जो पैरामीटर होता है वो सिर्फ डिफाइन होता है किसके लिए? वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए डिफाइन होता है, फाइन सैंड के लिए नहीं होता। जैसे फाइन क्ले के लिए नहीं डिफाइन होता, जैसे कोई आपकी क्लेई सॉइल है उसके लिए डिफाइन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें वाइड रेशियो हमको मेजर नहीं कर पाते कि भैया लूज स्टेट में कितना आएगा, डेंस में कितना आएगा, इस वजह से क्ले के लिए डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट आओ, तो इसका आंसर पता चल गया। सारी बातों पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दीज 1, 2, 3 एंड 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। उसके बाद में आ गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पोर प्रेशर पैरामीटर इज कांस्टेंट फॉर अ सॉइल। गलत, ये तो भैया वेरी करता है। रेंज इसकी पता है ना आपको, रेंज क्या थी मैंने पढ़ी थी, रेंज क्या पढ़ी थी? -0.5 से लेकर के ए का जो पैरामीटर होता है वो लाई करता है कितना? 3। ये जो था लूज सैंड के लिए था, दिस इज लूज सैंड के केस में हमने पढ़ा था। लूज सॉइल कर दो, सैंड छोड़ो, क्ले का भी तो हो सकता है। लूज सॉइल के लिए था, और ये जो आपका था दिस इज फॉर ओसी सॉइल के लिए था, ओसी सॉइल के। तो जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स होती हैं उसमें आपकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। क्या बताओ, ये वैल्यू कांस्टेंट होगी? ये वैल्यू वेरी करती है। देखो ये माइनस से +3 जा रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो पहला आंसर नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता। अब आपको डी और बी पे सोचना है। क्या शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज द फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस? यस, क्योंकि मैंने शियर स्ट्रेंथ टाउ इज इक्वल टू पढ़ाया था। क्या सी सैंड का केस है, किसके लिए? सैंड तो पूछा नहीं, सैंड नहीं पूछा। तो C + सिग्मा बार लिखते हैं, यहाँ पे बार tan phi लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा phi डैश। तो जो शियर स्ट्रेंथ होती सॉइल की है वो फंक्शन होती है किसका? इफेक्टिव स्ट्रेस का। तो टाउ इज द फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, phi डैश इन सबका क्या होता है? फंक्शन होता है। और इसका भी फंक्शन होता है, ऐसा नहीं है, बट इसका क्या होता है? फंक्शन ज़्यादा होता है। ये तो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, ये फंक्शन की बात कर रहा है। तो ये सॉइल के C5 पैरामीटर होते हैं, यहाँ पे डैश लगा दो। तो मैंने समझाया था जब इसमें हम लोग इफेक्टिव को कंसिडर करते हैं, टोटल को नहीं लेते हैं, क्योंकि वाटर की वजह से उसका इंटरनल फ्रिक्शन एंगल भी चेंज होता है, फर्क पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ ओनली 2। दूसरी वाली बात सही है और पहली वाली बात क्या है? गलत है। तो प्लीज़ आप इसको कॉपी करें, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करें।
आगे बढ़ते हैं, रफ कर देता हूँ इन क्वेश्चंस को ताकि मैं अगले क्वेश्चन डील कर सकूँ। पंद्रह नंबर क्वेश्चन तो डील हो गया, 2-3 और कर लेते हैं बस। चल क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन जो हैं डील कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा है। क्या कह रहा है? कंसीडरेबल लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ, कंसीडरेबल लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ, shear strength due to shock और disturbance। शॉक मतलब वही अर्थक्वेक की बात कर रहा है ये, और डिस्टर्बेंस इज एग्जिबिटेड बाई, एग्जिबिट प्रदर्शित करता है, एग्जिबिट बाई, ऑप्शन देखो, अंडर कंसोलिडेटेड क्ले, पहला ऑप्शन है अंडर कंसोलिडेटेड क्लेस, ओके। बी है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेस, चल। सी है ओवर कंसोलिडेटेड क्लेस, ओवर कंसोलिडेटेड क्लेस, और डी है ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल। चल क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा है। इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, compression test on a stiff clay, on a stiff clay, if the failure plane, if the failure plane made an angle of 52 डिग्री, डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से आ गया, टू द हॉरिजॉन्टल, कल से ऑप्शन में ये आपको वर्टिकल भी दे सकता था, ठीक है। टू द हॉरिजॉन्टल, व्हाट वुड बी द
what would be the angle of shearing resistance? ए ऑप्शन है 16 डिग्री, बी है 14 डिग्री, सी है 12 डिग्री और डी है 13 डिग्री। ओके, चल 18 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सी बातें सही हैं इसके बारे में डील करना। आखिरी क्वेश्चन है, कंसीडर द, ये IES में ये भी पूछा गया है, IES 2016 लेटेस्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, ब्रिटल बिहेवियर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये और बताऊंगा आप अच्छे से इसको डील भी कर पाओगे। ब्रिटल बिहेवियर ऑफ सॉइल, ब्रिटल बिहेवियर ऑफ soils can be obtained when the soil is heavily over consolidated clay, OCC क्ले है भैया ये। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रीमोल्डेड कोहेसिव clays shows a tendency towards प्रोग्रेसिव फेल्योर। हो सकता है प्रोग्रेसिव फेल्योर। नेक्स्ट बात कह रहा है तीसरा, अनडिस्टर्ब सेंसिटिव क्ले, अनडिस्टर्ब्ड सेंसिटिव क्ले shows a, ये प्रदर्शित करेगा a tendency towards progressive failure, चल प्रोग्रेसिव फेलियर स्टेटमेंट है पहला। अच्छा, इसको लिख देता हूं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन से इसमें बातें सही हैं या गलत। चल, फर्स्ट ऑप्शन ए 1, 2, 3, बी 1 and 3, सी 1 and 2 और डी ऑप्शन है 2 and 3। चलो, ये आखिरी क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने बोला था आपको 18 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, कंसिडरेबल लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू शॉक डिस्टर्बेंस इज एग्जिबिटेड बाई। ठीक है, मतलब कौन सी इसमें सॉइल है जिसमें मान ले कि अगर मैं उसको डिस्टर्ब कर दूं या उसको शॉक दे दूं, झटका दे दूं तेजी से, तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कौन सी हो जाएगी, उसके बारे में बात किया। सबसे ज़्यादा उसकी किसकी ऐसी सॉइल है, कौन सी इसमें से सॉइल है जिसकी सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ क्या होगी, लॉस होगी। अंडर कंसोलिडेटेड क्ले, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले और ऑर्गेनिक सॉइल।
देखिए भाई, यहाँ पे आपका ओवर कंसोलिडेटेड क्ले तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें से पानी क्या कर चुका है, निकल चुका है, तो ये ऑप्शन हटाओ। ऑर्गेनिक सॉइल यहाँ पे कोई बात ही नहीं होती है, ऑर्गेनिक सॉइल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑर्गेनिक सॉइल देखिए क्या कह रहा है कि शियर स्ट्रेंथ का लॉस होता है। अब यहाँ पे वही सॉइल में सबसे ज़्यादा शियर लॉस होगा जिसमें से पोर वाटर प्रेशर का डेसिपेशन हो रहा हो। एक नॉर्मली है और एक अंडर है। अंडर का मतलब है कि अभी इसमें पानी क्या कर रहा है, निकल रहा है। अब मैंने आपको समझाया था अंडर में क्या होता है कि जब हमारी सिग्मा डैश प्रेजेंट ज़्यादा हो जाए, सिग्मा डैश प्रेजेंट दिस इज मोर देन सिग्मा डैश प्रेजेंट मोर देन सिग्मा बार पास्ट, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में लोडिंग है स्ट्रक्चर सॉइल के ऊपर वो ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू पास्ट, तो उस केस में सॉइल का डेसिपेशन होता है। अगर उस समय आपने शॉक या वाइब्रेशन किया, सपोज दैट कि आपने 10 माले की बिल्डिंग बनाई और नीचे से पानी का डेसिपेशन हो रहा है और उसी समय अर्थक्वेक आ गया और सॉइल अभी कंसोलिडेट हो रही है, तो उस समय सबसे ज़्यादा उसकी शियर स्ट्रेंथ लॉस होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। नॉर्मली कंसोलिडेट में क्या होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये मैंने लिखा था किसके लिए, दिस इज अंडर कंसोलिडेटेड। ठीक है, अंडर कंसोलिडेटेड में खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है दिस इज अंडर कंसोलिडेटेड। ऑर्गेनिक क्यों नहीं होगा, देखो ऑर्गेनिक में एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, ऑर्गेनिक सॉइल में होता है। तो ऑर्गेनिक सॉइल अगर आपको यहाँ पे पूछता है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन या सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, यहाँ पे अर्थक्वेक या शॉक वाइब्रेशन की भी बात कर रहा है, अगर ये बात ना बोलता तो ऑर्गेनिक एक बार सोचना पड़ता है, इसलिए इसको मैंने लगाया क्ले, क्योंकि क्ले का सेटलमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक सॉइल। नेक्स्ट कह रहा है इन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ऑन स्टिफ क्ले इफ द फेल्योर प्लेन मेक्स, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करो यहाँ पे फेल्योर प्लेन, इसका मतलब है कि एक अनकन्फाइंड टेस्ट है। मोर सर्कल कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से, ये वैल्यू हो गई। ये देखो यहाँ पे क्या जो वैल्यू है दिस इज सिग्मा 1। अब इसने कहा है कि फेल्योर प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 52 डिग्री, 52 डिग्री का एक एंगल बना रखा है। तो 52 डिग्री एंगल कहाँ से बनाया, हॉरिजॉन्टल से। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल है, मैंने इसको इससे जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक, इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, कहाँ से एंगल दिया, हॉरिजॉन्टल से। कल को वर्टिकल से देगा आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल से जो फेल्योर एंगल होता है मैंने प्रूफ किया था थीटा एफ, तो थीटा एफ प्रूफ किया था क्या, 45 + 5/2। अब प्रूफ नहीं करूँगा बार बार, क्योंकि बार बार टाइम इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एंगल आपको पता है ये 90 होगा, ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, अगर माइनर प्रिंसिपल से देखोगे, यहाँ से देखोगे, ये एंगल 90 हो जाएगा, तो ये बचेगा, ये बचा एंगल होगा 45 माइनस दिस इज आल्सो, ये आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन से आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, ये मेजर से होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो मेजर से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम मेजर, फ्रॉम मेजर, मेजर बोल दो या इसको बोल दो सकते हो आर वर्टिकल, सॉरी आर हॉरिजॉन्टल, गलती हो गई, हॉरिजॉन्टल। अगर यही एंगल आपको ये लिखना पड़ जाए 35 40, इस ट्रायंगल में लगा देना 90 प्लस दिस एंगल और दिस एंगल, ये 45 + 5 होगा, तो ये 45 - 5/2 होगा। चलो, तो ये चीज़ हम निकाल लेते हैं, दिस इज हाउ मच, ये आता है निकल के दिस, ये फ्रॉम वर्टिकल है। तो एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, जल्दबाजी में करके मत आ जाना, फ्रॉम वर्टिकल। तो आपको ध्यान रखना है, जब मैंने यहाँ पे सैंपल की टेस्टिंग बताई थी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ, एक ये लगता है और एक ये लगता है। ठीक है, ये मेजर आपके लिए हो जाता है और ये क्या होता है, माइनर है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेसेस कम होते हैं, इसको माइनर बोलते हैं, इस वाले को मेजर बोलते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में डेविएटर भी होता है, कन्फाइनिंग भी होता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। तो हमारे केस में जो फेल्योर एंगल दे रखा है वो 45 है। तो देखो भाई, अगर 45 एंगल आपको दे रखा है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। तो आपको एंगल दिया है थीटा एफ इक्वल टू 45 + 5/2, बोलो इसके एंगल कितना है, 52, 45 + 5/2, सॉरी 5/2, सॉल्व करोगे 52 - 45 7 डिग्री आएगा, 5/2, तो 5 का एंगल कितना आएगा, 14 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आंसर को आप यहाँ पे लगा सकते हो।
ये तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। कल को दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछेगा, कहेगा कि सॉइल का एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस इंटरनल एंगल फ्रिक्शन दे देगा, मान लिया 14 डिग्री दे देता। क्वेश्चन रिवर्स करता हूँ और कल को पूछ लेगा तो आप तैयार रहिएगा। क्या कह देगा कि एक सॉइल है, सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन एंगल जो है वो 14 डिग्री है और आपको बताना है कि फेल्योर पे एंगल कितना होगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो क्या बताओगे, या मेजर से पूछ लेगा तो 45 + 5/2 कर देना। 45 + 5/2 करोगे, 14/2 करोगे, कितना आएगा 52। तो फिर से वही आंसर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कुछ भी ट्विस्ट करता है, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहोगे तो हर किसी तरीके की प्रॉब्लम को करके आ जाओगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरा आंसर इसमें क्या होगा, दिस इज द ओके 14 डिग्री। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटल बिहेवियर ऑफ सॉइल कैन बी ऑब्टेन व्हेन द सॉइल इज हैवीली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। यस, कि अगर मैंने आपको समझाया था, देखो 2 ग्राफ समझाए थे, दिस इज शियर स्ट्रेस और ये क्या था, शियर स्ट्रेन था। एक ग्राफ तो मैंने ये बनाया था ऐसे करके और एक ये बनाया था। तो ये बताया था नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले और लूज सैंड के लिए, और लूज सैंड के लिए बताया था। तो इसमें प्रोग्रेसिव फेल्योर होता है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव फेल्योर। प्रोग्रेसिव फेल्योर क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव फेल्योर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल फेल्योर बोलते हैं। दिस इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है फिर भी समझा देता हूँ, ब्रिटल फेल्योर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। दिस जो पॉइंट है ब्रिटल फेल्योर का, ये पीक पॉइंट है, इसमें क्लियर कट फेल्योर मिलता है। और ये जो फेल्योर होता है ना, ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये ओसी क्ले में होता है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ये वाला जो पीक वाला ग्राफ आया है ना, ये आपका ग्राफ मिलेगा ओसी क्ले में। किस में मिलेगा, ओसी क्ले में। और इसको लिख सकते हो डेंस सैंड। तो मैं इस ग्राफ के नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह है डेंस सैंड। तो डेंस सैंड हो या ओसी क्ले हो, उसमें आपको ब्रिटल फेल्योर मिलेगा। तो ये बात सही है, तो इसका मतलब ये बात हमारी सही है। फिर रीमोल्डेड कोहेसिव सॉइल शो टेंडेंसी ऑफ प्रोग्रेसिव फेल्योर। रीमोल्डेड सॉइल में क्या होता है कि सॉइल डिस्टर्ब हो चुकी होती है, उसके बीच में पार्टिकल का, देखो होता क्या है कि रीमोल्ड का मतलब होता है जैसे इनके पहले मान ले रीमोल्ड अनडिस्टर्ब सैंपल में सारे पार्टिकल एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन भैया जैसे ये तो मान लो कि शुरुआत में नेचुरल कंडीशन में सॉइल है ये, ठीक है, ये नेचुरल सॉइल स्टेट में ऐसे है, तो ये जो आपकी हो जाएगी नेचुरल सॉइल हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं अनडिस्टर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडिस्टर्ब है। लेकिन जैसे ही इसको रीमोल्ड करते हैं पार्टिकल दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाता है रीमोल्डेड। दिस इज कॉल्ड रीमोल्डेड। रीमोल्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब कर देना, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हो, तो रीमोल्डेड हो जाती है। तो रीमोल्डेड के केस में क्या होता है, सॉइल का कांटेक्ट छूट जाता है, तो उससे पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। जब लोड लगाओगे तो वो एक तरीके से लूज कंडीशन में होगी, तो प्रोग्रेसिव फेल्योर होगा, मतलब उसमें आपको कोई क्लियर कट पॉइंट फेल्योर नहीं आएगा। और मैंने उस दिन आपको स्ट्रेन भी बताया था, इसका जो क्लियर कट पॉइंट आता है 2 से 5 पे आता है, और ये जो फेल्योर होता है प्रोग्रेसिव, ये 2 से, ये वाला 2 से 5% पे होता है, और ये वाला 20 से 25 पे होता था, 20 से 25 पे होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसमें जो शियर स्ट्रेन आती है वहाँ पे फेल्योर जब होता है तो 20 से 25% स्ट्रेन ले लेता है, और यहाँ पे जो फेल्योर होता है वो 2 से 5% में ही पीक पॉइंट दिख जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो। तो इसका मतलब ये है कि रीमोल्डेड कोहेसिव सॉइल्स जो होते हैं उनकी प्रोग्रेसिव फेल्योर होता है, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही। फिर बोला अनडिस्टर्ब सेंसिटिव क्ले शोज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव फेल्योर, गलत। जो आपकी अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल होगा उसमें हमेशा आपको ब्रिटल फेल्योर दिखाई पड़ेगा, उसमें आपका हमेशा क्लियर कट पॉइंट होगा, प्रोग्रेसिव फेल्योर नहीं होगा। तो तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखी है अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब में आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल के आती है एज कम्पेयर टू डिस्टर्ब सैंपल। तो इसका मतलब है कि तीसरी बात गलत है। जब तीसरी गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब मेरी बात कौन सी सही होगी, 1 और 2। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर लिए। टोटल 40 क्वेश्चन थे, बहुत क्वेश्चन करा दिए, 40 से ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि मैं जितना करा दूँ सफिशिएंट है। आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक हो, जितने क्वेश्चन मिला करें सॉइल को, जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ करे, जैसे आज मैंने पढ़ा दिया, उठाओ गुप्ता एंड गुप्ता, ये जो भी बुक है आपके पास, जा करके तुरंत उसके क्वेश्चन लगाया करो, देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे आपके। इतने क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व करा चुका हूँ कि आपके वही क्वेश्चन सारे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखो, करते रहो क्वेश्चन मेरे साथ। जब भी क्लास चलती है तुरंत के तुरंत क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि जैसे लोहा गर्म होता है और उस पर चोट करोगे तो उसको जिस शेप में बनाना चाहोगे बना सकते हो, लेकिन जैसे लोहा ठंडा हो जाता है,
लोहा ठंडा होने के बाद उसमें बहुत मेहनत लगती है। क्या? लोहा ठंडा होने के बाद में अगर आप उस पर मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब जा करके आप लोहे को किसी दूसरे शेप में बना पाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी थ्योरी क्लास पढ़ो तुरंत का तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। लोहा गर्म है, चीज़ें जल्दी सीख जाओगे। लोहा ठंडा हो गया, चीज़ें बहुत देर में सीखोगे। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती बाद में है, इसलिए ज़रूरी है। दूसरी बात, एक बार मैंने देखा कि मैंने एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे करा दिए थे। मुझे याद है कि मुझे लेक्चर नंबर 15 या 16 होगा, तो वहाँ पे मैंने शायद पढ़ाया था, स्टोक्स लॉ पे क्वेश्चन कराए थे। तो कुछ क्वेश्चन छोटे थे और मैंने बोल दिया था ऐसे ही कि यार छोटे क्वेश्चन आए, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हो। तो एक बच्चे ने कमेंट लिखा, कह रहा है कि यार आप भी खुश, हम भी खुश, इसका मतलब एग्जामिनर खुश नहीं होगा। अब बताओ, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का आसान है क्या? ये क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखोगे तो आप इतनी जल्दी ढूंढे नहीं पाओगे कहीं पे भी। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर एक बार सीख गए अच्छे से तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम करके चले आओगे। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। कहीं ना कहीं छोटे क्वेश्चन आ जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आसान करा रहा हूँ। क्वेश्चन मैं इतने लेवल के करा दूंगा कि आप ढूंढे नहीं पाओगे क्वेश्चन कहीं पे भी, ठीक है। और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि बस सीधे ये 1 2 3 होगा। हर एक का रीजन बताऊँ, इतने क्वेश्चन डिस्कस किया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका मैंने कुछ ना कुछ रीजन बताया हो। क्वेश्चन रीजन के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया। और आप देखोगे गुप्ता एंड गुप्ता वगैरह बुक में जाओगे, कहीं कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, सीधे क्वेश्चन होगा और कुछ बताते भी नहीं है। तो जो भी मिल रहा है उसको अच्छे से अडॉप्ट करो। एक बार लिखने के पहले थोड़ा सोच लिया करो कि क्या लिख रहे हैं। हम तो भैया यहाँ पे मेहनत करते हैं और आप ऐसा कमेंट लिख देते हो तो थोड़ा सा दुख होता है। तो ऐसा थोड़ा सा कमेंट रोक के लिखा करो, थोड़ा सोच समझ के लिखा करो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग जो है मेंस के क्वेश्चन करेंगे। और उसमें आपको मैंने बताया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दैट इज़ AS के क्वेश्चन लेंगे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IES के क्वेश्चन लेंगे और SSC JEE के क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, आई लव यू।